नमस्कार, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवपन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पीएम मोदी की गया में सभा हुई, जहां पर उन्होंने आरजेडी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में जंगल राज का चेहरा आरजेडी है। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि भारतीय सेना से जुड़े मामलों को लेकर भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार हमेशा संवेदनशील रही है, ये कहना है पुष्कर सिंह धामी का। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि केंद्र सरकार के पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया, जिसे लेकर के सेना में अद्भुत उत्साह देखने को मिला है। उन्होंने कहा है कि सेना के अच्छे उपकरणों की बात हो या फिर अन्य खान पान की, तो सभी सुविधाएं जो हैं वो यहाँ पर सेना को उपलब्ध करवाई जाती हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि पीएम मोदी के शासनकाल में सेनाएं जो है वो पूर्ण रूप से सशक्त हैं। सैनिकों के लिए हमारी पार्टी देश की आज़ादी के बाद से लेकर हमेशा से समर्पित रही है, हमेशा से हमारी प्राथमिकता रही है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कालखंड में 2014 में सबसे पहले सैनिकों के लिए 1 रैंक और 1 पेंशन लागू की। मैं एक सैनिक का बेटा हूं, इसलिए मैं जानता हूं सैनिकों के परिवार में कितनी चुनौतियां होती हैं, कितनी समस्याएं होती हैं, उनका जीवन कैसे गुजरता है। मैंने उसको बहुत नज़दीक से देखा है। मेरे पूज्य पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है। जिस दिन ये 1 रैंक और 1 पेंशन लागू हुआ था, उन्होंने पहली बार खुशी में मुझे कहा था कि बेटा मैं तुमको भी और प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि तुम्हारी पार्टी की सरकार आने के बाद 1 रैंक और 1 पेंशन लागू हुआ। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि सैनिकों के लिए तमाम प्रकार की जो सुविधाएं थी, उनके अच्छे जैकेट, उनके अच्छे बूट, उनके अच्छे उपकरण, उनके अच्छे खाने की सामग्रियां जो नहीं मिलती थी, वो सारी की सारी सेना का मनोबल घटाने का काम करती थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद ये सब सारी चीजें सेना को मिलनी शुरू हो गई हैं। तो सेना हमारी प्राथमिकता है। सेनाओं का स्मरण, सेनाओं का प्रोत्साहन हमारी पार्टी हमेशा से करती रही है और हमेशा करती रहेगी। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से उत्तराखंड में सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी के लिए लगातार काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कनेक्टिविटी को लेकर विभिन्न परियोजनाओं से मीडिया को रूबरू किया। उन्होंने कहा कि देहरादून दिल्ली के बीच फासला सिमटने के लिए भी कार्य चल रहा है। यही नहीं, 4 धाम ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, यमुनोत्री केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के रोपवे परियोजना, मानसखंड गलियारा परियोजना पर भी कार्य जो है वो लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में एक साथ कई परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है, ताकि उत्तराखंड में पर्यटन और अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हो सके। वहीं पर पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में हो रहे कामों को लेकर कहा कि देहरादून और राज्य के अन्य जगह से कई राज्यों के लिए सीधी ट्रेन चल रही है और कई स्टेशनों के पुनः निर्माण भी कर चुके हैं। एक तो रेलवे कनेक्टिविटी पर हम लोगों ने बहुत प्राथमिकता से लिया है। नई ट्रेनें देहरादून से, नई ट्रेन वंदे भारत लखनऊ के लिए शुरू हो गई है। लखनऊ देहरादून, दिल्ली देहरादून और लालकुआ से अमृतसर की ट्रेन और टनकपुर से देहरादून की ट्रेन, ये कई सारी ट्रेनें हमको मिली है। नए रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण, पुराने का नवनिर्माण और 100% इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पर हो गया है। और जिसकी सहारनपुर की आप बात कर रहे हैं, उस पर तेजी से काम चल रहा है। कुछ उत्तर प्रदेश का इलाका था, उसमें कुछ जमीनों के प्रकरण थे, उस पर हम लोगों ने बात कर ली है और हमारी प्राथमिकता है। और दूसरा प्रश्न आपने मुझे कहा कि कितनी जगह मैं जा चुका हूँ। अब मेरे पास कोई जगह बची नहीं है जहाँ मैं गया नहीं हूँ। उत्तराखंड में 11,729 पोलिंग बूथ पर 19 अप्रैल 2024 को मतदान होना है। मतदान प्रातः 7 बजे शुरू होगा और 5 बजे तक जारी रहेगा। बता दें कि सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए ये जानकारी दी गई। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया है कि मतदान के दृष्टिगत राज्य के सभी 11 जनपदों में
फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक सर्वेलेंस टीम तैनात की गई है। मतदान दिवस के हर एक घंटे पहले इन सभी टीमों द्वारा और अधिक गहनता से चेकिंग अभियान चलाया जाता है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सीलिंग को अंजाम दिया जाएगा, वहीं पर अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर भी चेकिंग अभियान सघनता से चलाया जाएगा। सभी चौक पोस्टों और चेक पोस्टों पर सघन चेकिंग के निर्देश दिए गए। वहीं पर 17 अप्रैल 5 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक राज्य में ड्राई डे भी रहेगा। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान दिवस से 3 दिवस पूर्व प्रस्थान करने वाली राज्य में 12 पोलिंग पार्टियां हैं, जिसमें 11 उत्तरकाशी जनपद में है और एक पिथौरागढ़ जनपद में है। ये शामिल है। शाम 5 बजे से ड्राई डे का समय प्रारंभ हो जाएगा और मतदान के दिवस पर शाम को 6 बजे तक। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। इसका विशेष कारण ये है कि हमारे जो नेबरिंग राज्य हैं, पड़ोसी राज्यों में शाम को 6 बजे तक का मतदान समाप्ति का समय है। उसके दृष्टिगत ड्राई डे का समाप्ति भी उनके समय के अनुरूप शाम को 6 बजे 19 अप्रैल को रखा गया। पोलिंग पार्टियों का जो रैंडमाइजेशन होता है उसके अनुरूप हम लोग का कार्रवाई गतिमान है। अभी P-3 मतलब मतदान दिवस से 3 दिन पूर्व जो प्रस्थान करने वाली पार्टियां होती हैं, इसमें कुल मिला के पूरे राज्य में 12 पार्टियों का प्रस्थान मतदान से 3 दिन पूर्व होता है, जिसका तिथि कल से होगा। तो कल से उत्तरकाशी जनपद की 11 पोलिंग पार्टियों का प्रस्थान प्रस्तावित होगा। उसका गठन की कार्रवाई किया जा चुका है। उसमें विशेष रूप से लिवाड़ी, पिथाड़ी, ओसला ये पोलिंग स्टेशन शामिल है। पिथौरागढ़ जनपद का एक पोलिंग स्टेशन जिसका नाम कनार है, कनार का जो मध्य स्तर की पोलिंग पार्टी हो वो भी कल प्रस्थान करेंगे। इन सभी का जो है इनको सामग्री उपलब्ध कराने की कार्रवाई कल सुबह प्रारंभ हो जाएगी और उसके साथ साथ में जो रैंडमाइजेशन का प्रक्रिया है, जो तृतीय रैंडमाइजेशन होती है वो भी पूर्ण कर लिया गया है। सभी अन्य जनपद जो है उसका कार्रवाई कल प्रारंभ करेंगे और जिनका P-2 होगा उससे 24 घंटे अपना कार्रवाई पूर्ण करते उसका जो प्रमाण। उत्तराखंड की और खबरों तक आपको साझा करेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर के सारी तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। इस बार निर्वाचन आयोग प्रदेश में लोकसभा की 5 सीटों पर अधिक से अधिक मतदान हो, इसको लेकर के कई तरीके के उपाय किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां पर लोगों को शपथ दिलाई जा रही है, वहीं पर 85 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। साथ ही साथ जो सर्विस वोटर हैं उनके लिए भी मतदान के लिए अलग से व्यवस्था की गई। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार ने ये कहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में करीब 61% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार निर्वाचन का लक्ष्य है कि 75% वोट जो है वो हो और उन्होंने आशा व्यक्त की है कि वो इस लक्ष्य को प्राप्त जरूर करेंगे। देखिए, वोट का प्रतिशत बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि अधिक से अधिक संख्या में इस बार का मतदान की प्रक्रिया में सभी नागरिकों द्वारा प्रतिभाग किया जाए। गत लोकसभा निर्वाचन में 61.5 का प्रतिशत हमको प्राप्त हुआ था। इस बार का लक्ष्य हमने 75% का रखा हुआ है और मुझे पूरा उम्मीद इसको हासिल करने में सफल होंगे। इसमें विशेष अभियान के रूप में सभी मतदाताओं का जो है हमने शपथ का कार्यक्रम संपन्न किया था। शपथ कार्यक्रम में हम लोगों ने 63 लाख से अधिक व्यक्तियों की शपथ संपन्न कराने में सफलता पाई है। इसके साथ साथ में जो 85 साल से अधिक आयु के मतदाता हैं और दिव्यांग मतदाता हैं, उनका घर घर का जो वोटिंग का अभियान होता है उसको भी हमने सफलता से संपन्न कराया है। उसमें भी 94% से अधिक का व्यक्तियों ने मतदान अभी तक पूर्ण कर लिया है। हमारे जो ETP-बेस के माध्यम से जो हमारे सर्विस वोटर्स होते हैं उनके भी 93,000 से अधिक लोगों को हमने मतदान का अधिकार निभाने के लिए ETP-बेस के माध्यम से पोस्टल बैलेट उन तक पहुंचाया है। सभी जो हमारे 11,729 पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर सभी सुविधाओं का व्यवस्था किया गया है, जैसे कि आपके शौचालय है, पानी है, शेड है और फर्नीचर है, उसकी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मुझे पूरा उम्मीद है इस बार का जो मतदान का प्रतिशत का जो हमें लक्ष्य रखा हुआ है उसको मतदान को लेकर इस बार चुनाव आयोग बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चला रहा है। चुनाव आयोग हर वर्ग के मतदाताओं को साधने का प्रयास कर रहा है और खास तौर पर युवा मतदाताओं पर इस बार फोकस किया जा रहा है। बता दें कि संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नामीम बंसल ने बताया कि इस बार लगभग 1,45,000 युवा मतदाता हैं, जिनकी समरी रिवीजन के समय से ही सूची तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि युवाओं को पिछले कई समय से मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है और इस बार युवा मतदाताओं की संख्या भी बढ़ी है, जिसको देखते हुए एक ऐप को
IT के माध्यम से भी युवाओं में मतदान के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। जो हमारे युवा मतदाता हैं वो लगभग 1,45,000 हैं इस बार, और इन सभी को समरी रिवीजन के टाइम से ही हम लोग नेशनल वोटर्स डे के टाइम से ही मोटिवेट कर रहे हैं। इनको एज ब्रांड एम्बेसडर्स बनाकर भी हमने इनके संबंधित कैंपसेस में यूज़ किया है कि आप मोटिवेट करें, प्रेरित करें अपने साथी जितने भी हैं नेबरहुड में या फिर अपने पारिवारिक सदस्यों को, सबको मोटिवेट करें। जो हमारे युवा मतदाता हैं वो पिछली बार की तुलना में इस बार बढ़े हैं, और इस बार समरी रिवीजन में यही प्रयास किया गया है कि अधिक से अधिक हम युवा मतदाताओं को जोड़ सकें। युवा मतदाताओं द्वारा ऐप्स और IT जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनका भी बहुत उपयोग किया जाता है। उसके संबंध में भी विशेष अभियान चलाते हुए उन्हें वोटर हेल्पलाइन ऐप 1950 इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। लोकसभा चुनाव के चलते अब सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो चले हैं। वहीं पर कांग्रेस पार्टी भी हरिद्वार लोकसभा सीट पर जीत हासिल करने की जी तोड़ कोशिशें कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रुड़की के लिए मिशन कंपाउंड में पहुंचकर हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के लिए वोट मांगे। कांग्रेस के रुड़की महानगर अध्यक्ष ने बताया कि भाजपा का झूठ अब जनता के सामने आ चुका है और मोदी सरकार के झूठे वादों से देश की जनता अब ऊब चुकी है। किसान हो या फिर पहलवान, सभी सरकार से काफी परेशान हैं। और यहाँ जो है हम लोगों से अपील करने के लिए आए हैं, हम लोगों से रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं कि इस देश के संविधान को बचाने के लिए, युवा शक्ति को बचाने के लिए, रोजगार के लिए, किसान के लिए और देश की धरोहर को बचाने के लिए कांग्रेस को वोट दें। वरना जो 36% हमारी PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट इन्होंने बेच दी और देश पे कर्ज 3 गुना हो गया, पर कैपिटा इनकम आधी होगी, डॉलर 30% 40% से ज़्यादा महंगा हो गया और हमारे हिंदुस्तान का जो डॉलर है वो बांग्लादेश से और भूटान से भी नीचे चला गया। तो ऐसी अर्थव्यवस्था के मोर्चे पे फेल सरकार को बदलना ज़रूरी है। ऐसी सरकार जिसने युवा को रोज़गार नहीं दिया और रोज़गार देने के बजाय युवा के हाथ में नशा दे दिया, ऐसी सरकार को बदलना ज़रूरी है। किसान की आमदनी दोगुनी छोड़ो सवाई नहीं हुई और अडानी की आमदनी जो है वो लाख गुना होगी। ये एक सवाल है जो जनता के बीच है। उत्तराखंड की और खबरें आप तक साझा करेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकते एक छोटे से प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार लोकसभा सीट के क्षेत्र के लालढांग में जनसभा की। लालढांग पहुंचने पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का उनके समर्थकों द्वारा फूलों की वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा की जनता इस बार उनके साथ है। उन्होंने कहा कि भाजपा की रीति और नीति के साथ साथ सरकार की योजनाओं से लोग अवगत है और वो भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे। जनसभा में शामिल लोगों में प्रधानमंत्री मोदी के लिए दीवानापन भी देखने को मिला। आपको बता दें कि लोग जनसभा में अपने चेहरे पर मोदी का मास्क लगाकर आए थे। जनसभा में शामिल मुस्लिम समुदाय के लोगों में भी भाजपा अपना पूरा समर्थन देखने को मिला। वैसे समझ सकते हैं कि लोगों का भारतीय जनता पार्टी से कितना प्यार है और कितना दुलार भारतीय जनता पार्टी को 19 तारीख को लुटाने वाले हैं। इससे आज साबित हो गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारी हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा है, विधानसभा में हम किन्हीं कारणों से यहाँ पर कुछ वोटों से रह गए, लेकिन इस बार यहाँ की जनता पूरा ब्याज सहित सूद सहित मतदान करके और भाजपा को आगे बढ़ाएगी। काफ़ी नीतियाँ समझ में आई हैं जी, जैसे आयुष्मान कार्ड हुआ, ये स्कूल हुए, रोडें हुई। हमारे लड़के भी खुद ना 4.5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड से, हमारा लड़का रईस आलम था, उसका एक्सीडेंट हुआ था जोलीग्रांट में, उसके इलाज के बाद 4.5 लाख रुपए लगा था आयुष्मान कार्ड से। यानी जो योजनाएं भाजपा द्वारा चली गई उनका सभी का हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। जैसे अनाज फ्री है, इसका भी हमें लाभ मिला है, कोटा फ्री मिलता है और हमारे बच्चों को स्कूल में काफ़ी लाभ मिलता है। अब सबसे ज़्यादा तो आयुष्मान कार्ड से लाभ मिला है जी। 4.5 लाख रुपए हमारे खुद बेटे के इलाज में लगा, रईस आलम में मिलता है। तो इसलिए अपना वोट भाजपा को देंगे हम तो। हाँ, बहुत टाइम से भाजपा को देते आते हैं, स्वामी से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने इतने सारे योजनाएं चलाई, इतना सारा कार्य किया। 10 साल का कार्यकाल जो नरेंद्र मोदी जी का रहा वो बहुत अच्छा रहा और इसीलिए इधर की जो पूरी जनता है, 11 ग्राम पंचायत आती है, इधर 11 ग्राम पंचायतों के अधिक से अधिक संख्या में इधर नरेंद्र मोदी जी के
सपोर्टर है और ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जीत तो रहे हैं और इधर से भारी मतों से यहाँ 400 के पार करे, हमारे है कि 405 से पार जाए। भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं पर कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेसी नेता और महिला कांग्रेस की जिला उपाध्यक्ष गीता शर्मा ने अपनी पुत्री मिस कुमाऊं वैष्णवी शर्मा के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष धन सिंह भिष्ट ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। गीता शर्मा ने कहा कि वो मोदी सरकार की राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित हैं और मोदी सरकार के विकास कार्यों को देखते हुए भाजपा में शामिल हो रहे हैं। वहीं पर मंडल अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी में जो भी लोग आ रहे हैं वो उन सभी का स्वागत करते हैं। आज देश की मोदी सरकार ने जो आज अपनी छाप छोड़ी है, वो विदेशों में हर जगह जो अच्छे मोदी जी हमारे काम कर रहे हैं उससे प्रेरित होकर आज लोग भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ले रहे हैं और ऐसे अनेक काम मोदी जी के द्वारा जो किए जा रहे हैं उसी के तहत ये लोग सभी लोग जो है हर जगह, यहाँ लाल कुआं नहीं, हर पूरे देश में जो है सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ले रहे हैं। नहीं, पार्टी में सभी लोगों का स्वागत है और जो भी हमारी पार्टी में आएगा हम उसका स्वागत है और हम सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की इस उत्तराखंड की पांच की लोकसभा सीट दिला के माननीय मोदी जी और मोदी जी की नीति और विकास का कार्य देख के, धामी जी का विकास का कार्य देख के मैं इस भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रही हूँ और जैसे कि मैं मोदी जी से बहुत प्रभावित हूँ। मोदी जी ने काफी मतलब हम इंडियन को कोई पहचानता नहीं था विदेशों में, आज विदेशों में हम लोग मतलब A1 पे हैं, तो इसलिए इस सब चीजों को देखते हुए मतलब जो विकास हो रहे हैं मोदी जी के द्वारा, राम मंदिर बना, काफी विकास हो रहे हैं और भी विकास होंगे, तो इस तरह को देखते हुए मैंने मतलब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। मेरे हस्बैंड तो खैर मैं कांग्रेस में थी, मेरे हस्बैंड तो पहले से ही बीजेपी को बहुत वो करते थे, लेकिन आज बेटी ने भी वो। तो चलिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।